नमस्कार, क्या हालचाल है? मेरा नाम विश्वदत्त है। मैं सीएससी हेड ऑफिस दिल्ली में हूँ और मैं मानधन, ई श्रम और विश्वकर्मा के लिए की ट्रेनिंग के लिए आपके पास हूँ। सबसे पहले आप लोग हैंड रेज करिएगा अगर मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है तो। जहूर अली जी, आवाज आ रही है? ठीक है, आप हैंड रेज कर दीजिएगा। आप अनम्यूटेड हो तो आपकी आवाज नहीं आएगी। हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग, हाँ ठीक है, मुझे मुझे पता चल गया मेरी आवाज आ रही है। ठीक है, अब अभी हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट में हम एक बार क्वेश्चन आंसर का एक सेशन रखेंगे 10 मिनट का। उसमें आप लोगों के सारी क्वेरीज को रिजॉल्व करेंगे। आप लोग बताइएगा, ई श्रम के सबसे पहले हम ई श्रम के बारे में ही चलते हैं। ई श्रम के बारे में कितने लोगों ने सुन रखा है, कितने लोग उसका प्रोसेस जानते हैं? तो मैं एक बार आप लोग बताइएगा तो फिर उस हिसाब से हम स्टार्ट करेंगे। अब फिलहाल हम ये मान के चलते हैं कि हमें स्टार्टिंग से ट्रेनिंग देनी है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ई श्रम जो है, ई श्रम क्या है, ई श्रम की जरूरत क्यों पड़ी, और ई श्रम का बेनिफिट क्या है, और ई श्रम का गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट के लिए क्या मोटिव था गवर्नमेंट के पास इसको लॉन्च करने का, ये सब हम बात करते हैं। विश्वकर्मा के बारे में बताएंगे। विश्वकर्मा के बारे में बताएंगे सर, विश्वकर्मा लास्ट में आएगा। विश्वकर्मा के बारे में बताएंगे, अभी पहले ई श्रम से स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों के सामने मैं एक पीपीटी शेयर करूंगा। उस पीपीटी के थ्रू हम लोग सब समझने की कोशिश करेंगे कि ई श्रम क्या है, ई श्रम के बेनिफिट्स क्या है, इसका महत्व क्या है, और ये किस लिए लॉन्च किया गया था, और उसका सारा जो प्रोसेस है वो हम आपको बताएंगे। स्टार्ट करते हैं कि ई श्रम क्या है। ई श्रम जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का एक नेशनल डेटाबेस बना रही है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। आप लोगों को ध्यान होगा, कोविड के टाइम पे एक बहुत बड़ा मास जो है, बहुत बड़ी पब्लिक नंबर्स में उनको सुविधाएं मिलना मुश्किल हो गई थी। बहुत बड़ी जो एक पॉपुलेशन है वो या तो पैदल चल के घर गई थी, या तो उनको रास्ते में ही बहुत लोगों ने दम तोड़ा। उनको आने जाने का कन्वीनियंस नहीं हो पाया, और गवर्नमेंट के पास इतना कोई डाटा नहीं था कि गवर्नमेंट उन लोगों के लिए कुछ व्यवस्था कर सके। और ऐसे बहुत से लोगों की कोविड में डेथ भी हुई जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला गवर्नमेंट को, और वो मतलब अपने आखिरी टाइम पे अपने घर वाले भी उनको नसीब नहीं हो पाए। तो इसलिए गवर्नमेंट ने एक बहुत बढ़िया और बहुत ज्यादा वास्ट एक स्कीम तैयार करी जिसका नाम है नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। इसमें जो है इसका फुल फॉर्म है एनडीयूडब्ल्यू। आपको कहीं भी लिखा हुआ दिखे या ई श्रम कहीं भी लिखा हुआ दिखे, दोनों सेम सर्विस है। एनडीयूडब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है नेशनल डेटाबेस फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। ठीक है, इसका एक रजिस्ट्रेशन के लिए एक यूआरएल गवर्नमेंट ने बनाया है, जो यूआरएल है isram.gov.in। इस रजिस्ट्रेशन के थ्रू आपको जो बेनिफिशियरी है उसको एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मिलता है 12 डिजिट का। जैसे आधार कार्ड में मिलता है वैसे ही सेम एक नंबर मिलता है जो कि यूनिक होता है। 12 डिजिट का एक यूनिक नंबर मिलता है जिसको ई श्रम नंबर या यूएन नंबर बोलते हैं। यूएन नंबर स्टैंड फॉर यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। ठीक है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो गवर्नमेंट ने बनाई हुई है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एज 16 से 59 साल होनी चाहिए, ईपीएफओ और ईएसआईसी का मेंबर नहीं होना चाहिए, और किसी भी तरीके का इनकम टैक्स पे ही नहीं होना चाहिए। अब इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि आप ये समझेंगे कि अनऑर्गेनाइज वर्कर्स कहते किसको हैं। ठीक है, अभी मैं आपको ये स्क्रीन दिखाऊंगा। अनऑर्गेनाइज वर्कर्स कहते कौन किसको है, तो अनऑर्गेनाइज वर्कर्स ऐसे वर्कर्स होते हैं जो होम बेस्ड वर्कर्स होते हैं, जो कि हाउस सपोर्ट या हाउस हेल्प होता है। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स होते हैं। जो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी वर्कर जिसकी एक सैलरी फिक्स नहीं होती है। ठीक है, जो अपना बिजनेस करता है, किसी भी तरीके का रेडी पटरी पे ठेला लगाता है, जूस बेचता है,
मोची है, दर्जी है, कारपेंटर है, किसी भी तरीके का ऐसा वर्कर, और उन वर्कर्स के पास काम करने वाले, जैसे आप मान लो छोले भटूरे का कोई भी एक रेडी है, वो बंदा भी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स है, वो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर का वर्कर है, लेकिन उसका जो हेल्प करने वाला वहां पे सपोर्ट स्टाफ है, वो भी एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर का वर्कर है, भले ही उसको दिहाड़ी मिलती 500 रुपया या 300 रुपया, 1,000 रुपया पर डे की, ठीक है। ये लिखा हुआ भी है आगे कि और ए वेज वर्कर वर्किंग इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज वर्कर्स, इन दोनों चीजों के बारे में समझिए। अनऑर्गेनाइज वर्कर उनको कहते हैं जो कि जिनका कोई वेजेस फिक्स नहीं होता है, ठीक है। ऐसे वर्कर्स होते हैं जिनका कोई ऐसा फिक्स सैलरी नहीं होती है, उनकी फिक्स कोई छुट्टियां नहीं होती है, किसी भी तरीके का टैक्स डिडक्शन नहीं होता है। ऐसे वर्कर्स जो होते हैं वो अनऑर्गेनाइज वर्कर्स होते हैं। अनऑर्गेनाइज वर्कर्स ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में भी काम कर सकते हैं, जैसे डेली बेसिस पे काम करने वाले किसी ऑफिस में, डेली बेसिस पे काम करने वाला कोई आपका वॉचमैन हो गया, डेली बेसिस पे काम करने वाला कोई ऑफिस बॉय हो गया, ये भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के वर्कर्स होंगे, अनऑर्गेनाइज वर्कर्स होंगे, लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर होंगे। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स का जैसे मैंने बात करी कि कोई रेडी वाला है, किसी का अपना नाई का सैलून है, कोई कारपेंटर है, कोई भी किसी भी तरीके का ऐसा वर्कर जिनका जो टर्नओवर है वो बहुत कम हो, ठीक है। अब ये यहाँ पे कुछ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ कुछ अ, दिखाई दे रहे होंगे कि एरियाज हमने नोट डाउन किए हुए हैं, जैसे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हो गए, एग्रीकल्चर लेबरर्स हो गए, फिशरमैन हो गया, एनिमल हस्बेंड्री के में काम करने वाले हो गए, बनाने वाले हो गए, माइग्रेंट वर्कर हो गए, जो दूध देने वाला आपका वाला है या दूध वाला है, वो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के वर्कर्स में आते हैं। आशा वर्कर्स जो है, मनरेगा वर्कर्स जो है, ये लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के वर्कर्स में आते हैं, ठीक है। कॉमन सर्विस सेंटर्स, वीएलईज जो हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा, वीएलईज जो है ये भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के वर्कर्स में ही आते हैं, ठीक है। तो आप लोग सेल्फ बिजनेसमैन की कैटेगरी में आते हो इसमें। अब हम आगे चलते हैं कि व्हाई टू डू रजिस्ट्रेशन इन एनडीयूडब्ल्यू। एनडीयूडब्ल्यू में रजिस्ट्रेशन क्यों करना चाहिए? तो एनडीयूडब्ल्यू में रजिस्ट्रेशन इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर की स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ये डेटाबेस बना रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इस देश में कितने अनएम्प्लॉयज वर्कर्स हैं, ऐसे वर्कर्स हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम करते हैं, मजदूरी करके अपना भरण पोषण करते हैं, अपना परिवार चलाते हैं, और उनके लिए नई स्कीम्स अगर आती हैं तो डायरेक्ट उन्हीं को कैसे टारगेट किया जाए, डायरेक्ट टारगेट करके उनको फायदा पहुंचाया जाए, इसके लिए एनडीयूडब्ल्यू का एक डेटाबेस गवर्नमेंट बनवा रही है। तीसरा इसका एक जो मोटिव है इसको करने का, वो ये है कि जो मूवमेंट है वर्कर्स की इनफॉर्मल सेक्टर से फॉर्मल सेक्टर्स में, जैसे अभी कोई वीएलई है, आप लेट्स से वीएलई की बात कर लेते हैं, आप लोग सभी लोग वीएलई हो, आप कोई वीएलई है, अभी आप एज ए वीएलई काम कर रहे हो, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स के लिए सेल्फ बिजनेसमैन के रूप में काम कर रहे हो, लेकिन ऐसा हुआ, चीजें कुछ बदली और आपका सरकारी गवर्नमेंट में जॉब लग गया, आप अधिकारी बन गए या किसी ऑफिस में किसी तरीके का कोई आपका जो सर्विस में आ गए, तो आप फॉर्मल सेक्टर में आ गए, ठीक है। तो जब आप इनफॉर्मल से फॉर्मल सेक्टर्स में आए तो गवर्नमेंट के पास वो डाटा भी होगा कि ये जो इतने आदमी हैं, ये पहले अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते थे, बाद में ये ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में शिफ्ट हो गए हैं। तो जिसके लिए इससे फायदा ये है गवर्नमेंट का को कि जो भी सिटीजन ऐसे हैं जो कि फॉर्मल सेक्टर्स में आने के बाद भी वो बेनिफिट ले रहे हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में या इनफॉर्मल सेक्टर्स में रहने वाले जो बेनिफिशरीज हैं, उनको मिलना चाहिए, वो गवर्नमेंट उनका कट करके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करेगी, जो जो बेनिफिशरी इसके इसके लिए एलिजिबल है।
ठीक है। और उसमें एक और वो है कि ऑक्यूपेशन, गवर्नमेंट अगर कोई ऐसा टारगेटेड ऑक्यूपेशन ले आती है, जैसे पीएम विश्वकर्मा ले आई। पीएम विश्वकर्मा उन लोगों के लिए है जो कि आपका मेकिंग से संबंधित है। कारपेंटर हो गया, मोची हो गया, सुनार हो गए, लुहार हो गए, ठीक है, मूर्तिकार हो गए, ऐसे लोग जो इनफॉर्मल सेक्टर्स के हैं, ऐसे लोगों के लिए गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आई और उसको ऑक्यूपेशन में दे दिया कि आपका जो स्किल है, जो आपका काम है, आप उसके अकॉर्डिंग ही अपना ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करके और उसमें भी पैसे कमा सकते हो। ठीक है। एनडीयूडब्ल्यू का पीएम विश्वकर्मा का जो भी डाटा लिया गया है अभी तक के लिए, वो सारा डाटा एनडीयूडब्ल्यू या ई श्रम के ही थ्रू लिया गया है। ये उन्हीं बेनिफिशरीज को दिया गया है जो कि ई श्रम में रजिस्टर्ड थे। ठीक है। चौथा इसका एक और जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि माइग्रेंट लेबर और वर्कफोर्स को ट्रैक करना। जैसे कोई आदमी यूपी या बिहार का है और वो महाराष्ट्र में जाके काम करता है, महाराष्ट्र में अब उसको दिहाड़ी का लेबर मिला, लेकिन गवर्नमेंट को ये पता नहीं है कि यहाँ से इतने आदमी महाराष्ट्र में माइग्रेट करके मुंबई में गए हुए हैं, और लेकिन इनको काम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो गवर्नमेंट उसको ट्रैक करके उनके लिए वहां पे एम्प्लॉयमेंट, महाराष्ट्र में एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगी। और या तो अगर वो अपने जो उनका घर है वहां पे अगर वो इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं, तो गवर्नमेंट उनको वहां भी अपॉर्चुनिटीज देगी। ये कौन नहीं रजिस्टर कर सकता है एनडीयूडब्ल्यू के अंदर? तो एनडीयूडब्ल्यू के अंदर कोई भी ऐसा आदमी रजिस्टर नहीं कर सकता जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता हो। और जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें काम करने वाले लोग पब्लिक, जो सरकारी जो सर्विसेज है या पब्लिक सर्विसेज है, प्राइवेट सर्विसेज है, प्राइवेट कंपनीज में काम करने वाले लोग हैं, ये भी हो सकते हैं जो कि रेगुलर सैलरी रिसीव करते हो, किसी भी कैसा भी अमूलमेंट्स जो है वो उनको मिलता हो, कोई भी बेनिफिट मिलता हो, जैसे लीव, स्ट्रक्चरल लीव मिलती हो, सोशल सिक्योरिटी इन फॉर्म ऑफ प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुइटी मिलती हो। ठीक है। जिनका कोई फिक्स वेजेस हो, फिक्स टर्म हो, काम करने के आवर्स निर्धारित हो कि 8 घंटा 8.5 घंटा काम करना हो, और वो किसी भी तरीके से ऐसे सिर्फ मौखिक रूप से या सिर्फ बोल के नहीं निकाले जा सकते हो, किसी भी काम से उनको हटाया नहीं जा सकता हो, ये लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में आते हैं। जैसे जॉब सिक्योरिटी हो जिसकी फिक्स वेजेस और वर्किंग आवर्स फिक्स हो, प्रोविजनल प्रोविजंस हो, जैसे पेड लीव मिलता हो, सिक लीव मिलता हो, हॉलीडेज अवेलेबल हो वो मिलता हो, बेनिफिट्स मिलती हो, प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ये सब सारी बेनिफिट्स मिलती हो, ये लोग इसमें रजिस्टर नहीं कर सकते। अब हमारा सीएससी का क्या रोल है, आपका वीएलई का क्या रोल है, ये देखते हैं। एक बार मैंने पहले कंफर्म कर लूं मेरी जो स्क्रीन है दिख रही है, स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को, एक बार बताइएगा। ठीक है, ठीक है। अ, इसमें सीएससी का क्या रोल है और वीएलई का क्या रोल है, आप लोगों का क्या रोल है, ये अब बता देते हैं इसमें। इसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो रजिस्ट्रेशन का है। गवर्नमेंट हमसे सीएससी से सिर्फ और फिर सिर्फ ई श्रम में रजिस्ट्रेशन चाहती है और उसमें कुछ भी नहीं चाहती। गवर्नमेंट सपोर्ट इन रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स इन ई श्रम, अपडेट रिक्वेस्ट ऑफ वर्कर्स इन रजिस्टर्ड यूएन, अगर कोई यूएन या ई श्रम पहले से रजिस्टर्ड है उनका अपडेट करके दे दे सीएससी। एडवोकेसी ऑफ द एनडीयूडब्ल्यू एट द लोकल लेवल, एंड ई श्रम के बारे में लोकल लेवल पे अपने आसपास लोगों को बताएं, उनको इसके फायदे समझाएं, उसको उनको इसकी सारी जानकारी दें। रजिस्टर एंड हैंड ओवर यूएन कार्ड टू द अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स A4 पेपर पे। देखिए A4 पेपर पे जो नॉर्मल फोटोकॉपी वाला पेपर आता है आपको सिर्फ उस पे प्रिंट करके देना है। इस पे आपको किसी और तरीके का से प्रिंट करने के लिए अगर वो कहता है तो आपके एरिया के मुताबिक वो चार्जेबल होगा, आप उनसे डायरेक्ट उसका पैसा लेंगे। लाइक अगर आपसे वो कहते हैं कि हमें पीवीसी कार्ड पे वो आप प्रिंट करके दीजिए और आपके पास पीवीसी कार्ड की सुविधा है बनाने की,
तो आपके यहाँ जो भी रेट चल रहा है 50 40 रुपए 30 रुपए 35 रुपए 50 रुपए जैसा भी है, आप उनको वो कार्ड पीवीसी पे प्रिंट करके दे देंगे। कलर फोटो कलर कॉपी मांगते हैं उसकी, तो आप कलर कॉपी निकाल के दे देंगे, उसका जो भी 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया होता है आप ले लेंगे। एनी हाउ किसी भी हाल में जो भी आप चार्ज इससे बेनिफिशियरी से डायरेक्ट लेंगे एक्स्ट्रा, देखिए, नो अमाउंट टू बी चार्ज फॉर अनऑर्गेनाइज वर्कर्स फॉर रजिस्ट्रेशन, ये उसके लिए है कि जिससे आप उसको सादा कागज पे A4 पेपर पे प्रिंट करके दे रहे हो, सादा ब्लैक एंड व्हाइट। अगर कलर लगता है, कलर में आपका जो भी चार्ज लगता है वो एडिशनल पैसा आप उससे ले सकते हो, लेकिन ई श्रम कार्ड रजिस्ट्रेशन करने का आप उससे एक भी रुपया नहीं लोगे। अपडेट फैसिलिटी विल बी अवेलेबल थ्रू सीएससी वेयर 20 रुपया रुपया 20 टू बी चार्ज फ्रॉम बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी से अगर कोई बेनिफिशियरी आपसे ई श्रम अपडेट कराने के लिए आता है, तो आप उससे 20 रुपए का चार्ज लोगे। 20 रुपए अपडेट का चार्ज है, वो आपको 20 रुपए देगा और आप उसको कार्ड अपडेट करके और प्रिंट करके A4 पेपर पे दे दोगे। ठीक है सर। अब इसमें आपका जो कमीशन स्ट्रक्चर है वो हम बता देते हैं। पर रजिस्ट्रेशन आपको 13 रुपए 5 पैसे से 13 रुपए 45 पैसे के बीच में मिलता है, एज पर मिनिस्ट्रीज जो मिनिस्ट्री पैसा रिलीज करती है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, 13 रुपए 5 पैसे से 13 रुपए 45 पैसे के बीच में पर रजिस्ट्रेशन आपको मिलता है। अब ई श्रम के स्टार्टिंग से लेके और अभी तक के जो ट्रेंड्स मैंने देखे हैं, अब तक हमने लगभग 30 करोड़ के आसपास टोटल रजिस्ट्रेशन कर रखे हैं, जिसमें से 18 या 19 करोड़ जो रजिस्ट्रेशन है वो अकेला सीएससी का है। सिर्फ सीएससी के थ्रू ही 18 या 19 करोड़ का रजिस्ट्रेशन हुआ है। और आप लोग नए बीएलई हो, आप लोगों को अभी शायद पता नहीं है या पता भी हो, ई श्रम में बीएलईज ने बहुत पैसा कमाया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे में बीएलईज को मेरा डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, मैं जानता हूँ जिन बीएलईज ने लाखों रुपए कमाए हैं ई श्रम कार्ड से। अकेला ई श्रम कार्ड से बहुत बहुत रजिस्ट्रेशन करके पैसे कमाए उन्होंने। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए भी, जिससे कि आप इसमें बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करते हैं। ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपको दिखा देता हूँ, ये ishram.gov.in का यूआरएल है। आप इस यूआरएल के पे चलेंगे, जब आप पे लॉगिन करेंगे तो आपको ये पेज दिखाई देगा। इस पेज पे मैं आपको ये पेज ही दिखाता हूँ डायरेक्टली, तो आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, ishram.gov.in पे जब चलेंगे, एक मिनट में पहले कंफर्म कर लूँ, मेरी स्क्रीन दिख रही। ठीक है, दिख रही है। आप देखिए, ishram.gov.in पे जब हम चलेंगे तो हमें ये इस तरीके का एक पेज दिखाई देगा। इस पेज के ऊपर आपको डैशबोर्ड भी दिखाई देगा। यहाँ डैशबोर्ड है, अगर आप देखना चाहें तो डैशबोर्ड भी आपको दिखा देते हैं। ये इंसेप्शन से लेके अब तक का है। 18 करोड़ जो है वो सीएससी के थ्रू 18 करोड़ बेनिफिशरीज का रजिस्ट्रेशन हो चुका है सीएससी के ई श्रम में। ठीक है, अब ये देखिए, आप यहाँ पे राइट साइड में देखेंगे, आपको ये वन स्टॉप सोल्यूशन दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक बड़ी आपको इम्पोर्टेंट बात बता देते हैं कि पब्लिक आपसे पूछ सकती है कि हम क्यों बनवाएं, फ्री में भी बन रहा है तो हम क्यों बनवाएं, इसका हमको फायदा क्या है। तो इसका जो सबसे बड़ा फायदा ये है कि जैसे आधार कार्ड मैंडेटरी हो गया है हर जगह पे। आधार कार्ड तो खैर पर्सनल डिटेल्स है तो उसको हर जगह नहीं यूज कर सकते, लेकिन ई श्रम कार्ड में कोई भी पर्सनल डिटेल्स नहीं है। तो ई श्रम जो है, जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं उनके लिए गवर्नमेंट जो भी स्कीम ले आ रही है या जो भी स्कीम ले आएगी, उनके लिए ये कार्ड जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा और मैंडेटरी होने वाला है आने वाले टाइम पे। जैसे अभी मैं आपको अपनी मानधन की स्कीम दिखाऊंगा, जिसके अंदर की ई श्रम कार्ड मैंडेटरी है।
तो ऐसे ही जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के वर्कर्स हैं उनके लिए इसमें ई श्रम कार्ड मैंडेटरी हो जाएगा। ठीक है। अब ये देखिए, ये आपका है वन स्टॉप सोल्यूशन बना दिया है गवर्नमेंट ने कि जितने भी ई श्रम से रिलेटेड जितने भी स्कीम्स आएंगी वो इस पोर्टल पे आप इस पोर्टल के थ्रू ही ले सकते हैं। जैसे लुकिंग फॉर अ जॉब, एनसीएस है यहाँ पे, नेशनल कैरियर सर्विसेज। लुकिंग फॉर अ ट्रेनिंग, यहाँ पे स्किल इंडिया है। डाटा, ई श्रम का डाटा जो है data.gov.in, ई श्रम डाटा एक्सेस जो है वो यहाँ पे है। इसमें डिजिटल इंडिया के थ्रू, स्किल इंडिया के थ्रू, एनएसडीसी जो है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये जितने भी है नेशनल कैरियर सर्विसेज, एनटीएस, ये सारी इसके की स्टेक होल्डर्स हैं और ये इसमें वन स्टॉप सोल्यूशन बना के और सारा आगे इसी के थ्रू प्रोसेस करवाने हैं। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे दो ऑप्शन आपको दिखाई देगा। यहाँ पे रजिस्टर ऑन ई श्रम एंड ऑलरेडी रजिस्टर लॉगिन। अगर कोई बंदा पहले से ही ई श्रम बना के आ रहा है और उसको अपना अपडेट कराना है तो आप उसको ऑलरेडी रजिस्टर पे लॉगिन करके करोगे। आपको अभी दिखाता हूँ। अगर कोई नया बनवाने आता है तो आप रजिस्टर ऑन ई श्रम करेंगे। रजिस्टर ऑन ई श्रम करने पे आपको ये दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे दो मॉड्यूल आपको दिख रहे होंगे कि ये दिख रहा होगा सेल्फ रजिस्ट्रेशन का, ये सेल्फ रजिस्ट्रेशन का, और दूसरे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको डिजिटल सेवा पोर्टल का। आपको ई श्रम में रजिस्ट्रेशन करना है और उसके लिए सीएससी आपको कमीशन दे, तो सबसे जरूरी चीज ये है कि आपको डिजिटल सेवा पोर्टल के थ्रू ही लॉग इन करना है। सेल्फ रजिस्ट्रेशन का कैप्चर नहीं होता है डाटा सीएससी के पास, तो सीएससी उसका कोई भी कमीशन आपको नहीं दे पाएगी। तो डिजिटल सेवा पोर्टल पे आपको यहाँ पे लॉग इन करना है और यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये दिखाई दे जाएगा आपका लॉग इन पोर्टल। यहाँ से लॉग इन करना है और लॉग इन करने के बाद आपको चलना है मेन पेज पे। मेन पेज पे आप जब चलेंगे तो आपको दिखाई देगा ये डैशबोर्ड। ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा, जब आप यहाँ पे आओगे ना, इस यहाँ पे लॉगिन करोगे तो वहां पे आप ई श्रम या NDUW सर्च कर सकते हो, आप सर्च कर लेना। ठीक है। फिर आप चलोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा UW रजिस्टर। अब यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट ने एक गिग वर्कर्स के लिए भी मॉड्यूल बना रखा है। ठीक है। तो उसका जो मॉड्यूल है यहाँ पे PW लिखा हुआ है गवर्नमेंट ने। ठीक है। ऐसा ही एक बटन और इसी के बगल में लगाया है जहाँ पे PW लिखा है। PW स्टैंड फॉर प्लेटफॉर्म वर्कर्स एंड UW रजिस्ट्रेशन फॉर अनऑर्गेनाइज वर्कर्स। आप जब डिजिटल सेवा पोर्टल से लॉगिन करने के बाद ही इन दोनों बटन को यूज करोगे तभी यहाँ पे आपको किसी भी तरीके का पैसा मिलेगा, नहीं तो सीएससी से पैसा आपको नहीं मिलेगा। मिनिस्ट्री से एक कॉल आ रही है, मैं आपको 1 मिनट में फिर से ज्वाइन करता हूँ, बस 1 मिनट रुकिएगा। हाँ जी मैडम, आ गया मैं। सॉरी, कॉल आ गई थी। हाँ, तो यहाँ पे मैं बता रहा था आप लोगों को कि आप लोग ना UW रजिस्टर एंड PW रजिस्टर डीएसपी सेवा पोर्ट डीएसपी से लॉगिन करने के बाद ही क्लिक करके और रजिस्टर करिएगा। नहीं तो उसका डाटा कैप्चर नहीं होगा सीएससी के पास, तो उसका पेमेंट आपको नहीं मिल पाएगा। एक बार और मैं मेक इट आई कैन आई मेक इट क्लियर कि डीएसपी के से लॉगिन करने के बाद ही आप लोग इस पे रजिस्टर करिएगा, तभी आपका डाटा कैप्चर होगा। चलिए, अब हम आते हैं इसके पहले पेज पे। तो पहले पेज पे आपको कोई भी मोबाइल नंबर डालना है, प्रेफरेबली जो आधार लिंक मोबाइल नंबर है आप उस पे डायल करिएगा। तो वो नंबर डायल कर इसमें फिल करिएगा, ओटीपी आएगा, कैप्चा फिल करिएगा। इसमें आप देखिए ईपीएफओ और ईएसआईसी लिखा हुआ है ऊपर नीचे। इनमें आपको, जैसा मैंने पहले बताया, कि दोनों चीजें नो करनी है। ओटीपी सेंड करना है। ओटीपी सेंड करने के बाद आपको ये यहाँ पे आधार नंबर डालना है बेनिफिशियरी का। ठीक है। बेनिफिशियरी का आधार नंबर डालने के बाद फिंगरप्रिंट एंड आइरिस, दो ऑप्शन है बायोमेट्रिक कैप्चर करने के। यहाँ पे दोनों ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन आप लोग चुन सकते हैं। फिंगरप्रिंट एंड आइरिस L1 डिवाइसेस यूज हो रही हैं, L1 डिवाइसेस ही यूज करिएगा।
कैप्चा डालिएगा, कंसेंट दीजिएगा, कैप्चर बायोमेट्रिक करिएगा। आगे चलेंगे तो ये आपका ई केवाईसी का पेज आ जाएगा, जिसमें पहले से ही फ्रेश डाटा आ जाएगा। कंसेंट आप एग्री करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, हाँ। कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद आप फिर चलेंगे तो आपको ये पेज दिखाई देगा। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, पर्सनल इंफॉर्मेशन का पेज है। इस पेज पे आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेंगे, इमरजेंसी मोबाइल नंबर डालेंगे अगर है तो, नहीं तो मैंडेटरी नहीं है। लाल स्टार मार्क जिस पे लगा है वो मैंडेटरी फील्ड है, जिस पे नहीं लगा है वो मैंडेटरी फील्ड नहीं है। ईमेल डालिएगा। मैरिटल स्टेटस डालना है, इसमें आप आएगा मैरिड, नेवर मैरिड या अनमैरिड, तीन आएगा। जो भी डालना है आप डालिएगा। फादर्स का नेम डालना है, मदर का नेम डालना है। सोशल कैटेगरी क्या है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ये डालना है। ब्लड ग्रुप ऑप्शनल है, डाल सकते हैं। डिफरेंटली एबल है तो यस, एबल नहीं है तो नो। नॉमिनी डिटेल्स में आपका जो भी, जिसको भी नॉमिनी बनाना चाहते हैं बेनिफिशियरी, उनको डालेंगे। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे और अगले पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, अगले पेज पे आएंगे। ये एड्रेस का पेज है, रेजिडेंशियल एड्रेस, रेजिडेंशियल डिटेल्स डालेंगे कि इसमें नेटिव स्टेट कौन सा है, नेटिव डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। स्पेसिफिक स्टेट कोड मैंडेटरी नहीं है, मत डालिएगा। करंट एड्रेस क्या है, रूरल है, अर्बन है, डाल सकते हैं जो भी एड्रेस है। इस ये करंट एड्रेस लोकेशन कितने साल से वहां रह रहे हैं ये सेलेक्ट करेंगे। परमानेंट एड्रेस भी डाल के हम इसको फिर से कंटिन्यू करके आगे थोड़ा बढ़ेंगे। सा स्क्रीन बड़ा कर दो, बहुत छोटा है। जी मैडम जी, ये नॉर्मल सा ये वो है मैम, एड्रेस का है। ये इतने वीएलई इतने समझदार तो बहुत ज्यादा है, वो सब समझ जाएंगे। एड्रेस अच्छा, भरना है ठीक है। इसमें, वो नहीं, सिर्फ सब ये ले ही लीजिए। समझदार है, मैं बेवकूफ हूँ ना, तो इसीलिए से आई एम वेरी कोई थैंक बात नहीं। इसमें आप देखिएगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उनकी अगर कोई है तो वो फिल करिएगा। एजुकेशन सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं है, अगर है तो वो डाल सकते हैं। इनकम स्लैब कितनी है, 15,000 से कम ही रखिएगा। किसी कोई कितना भी उसमें बोले, 15,000 से कम रखिएगा, लेस देन 15,000। ठीक है, इसमें आप सैलरी डालिएगा। इनकम सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। और इसमें स्किल एंड ऑक्यूपेशन में आप डालिएगा कि इसमें पहला आप दिखा हुआ है कि आर यू वर्किंग प्रो विथ एनी प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर मोबाइल ऐप बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर लाइक उबर, ओला, जोमेटो। जैसे ये उबर, ओला, जोमेटो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, आपका रैपिडो, ब्लिंकिट, ये जितने भी ऐप ड्रिवेन जो एग्रीगेटर्स है ना, ये प्लेटफॉर्म वर्कर्स में आते हैं। इनमें काम करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं वो प्लेटफॉर्म वर्कर्स के अंदर पीडब्ल्यू जो मॉड्यूल आपको बताया था ऊपर, यहाँ पे यहाँ पे जो आपको पीडब्ल्यू का मॉड्यूल बताया था, यूडब्ल्यू के बगल में आपको पीडब्ल्यू का बटन मिलेगा। ये सारे पीडब्ल्यू के मॉड्यूल में ही रजिस्टर होंगे। ठीक है, प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या है, प्राइमरी ऑक्यूपेशन डाल सकते हैं यहाँ पे। वर्किंग एक्सपीरियंस इन प्राइमरी ऑक्यूपेशन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में आपको समझा देता हूँ। प्राइमरी ऑक्यूपेशन ये है कि जिसको करके फिलहाल वो अपना घर चला रहा है। ठीक है, वो हो गया उसका प्राइमरी ऑक्यूपेशन। और सेकेंडरी ऑक्यूपेशन ये है कि उसको अगर कुछ और भी काम करने आता है, अपने मेन काम से हटके कुछ और वो काम कर लेता है, वो है उसका सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, जिसके लिए उसको पैसा मिलता है। जैसे कोई एक बंदा है जो रिक्शा चलाता है या ऑटो चलाता है, उसका प्राइमरी ऑक्यूपेशन तो हो गया ऑटो का, लेकिन सेकेंडरी ऑक्यूपेशन हो जाएगा अगर वो कारपेंटर है या पेंटर है या फिर वो इलेक्ट्रिशियन है, बिजली बना लेता है, तो ऐसा उसका सेकेंडरी ऑक्यूपेशन हो जाएगा। ठीक है, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। अगर उसके पास किसी चीज की स्किल है, जैसे वो कारपेंटर है, ठीक है, तो वो स्किल को अपग्रेड कर सकता है अपने। यहाँ पे आप डाल देंगे कारपेंटर, लास्ट वाले इसमें बता रहा हूँ।
और उसके पहले वाले पे आ जाएंगे, हाउ डिड यू एक्वायर स्किल। मगर अगर वो कोई स्किल सीखना चाहता है, जैसे कोई ऑटो वाला है और उसको मन करता है कि मैं टेलरिंग सीख लूं, मैं दर्जी बन जाऊं, तो इसमें वो एक्वायर स्किल्स में टेलरिंग डाल के और उसको सबमिट कर देगा। अगर वो अपनी टेलरिंग की स्किल को और अपग्रेड करना चाहता है, पहले से टेलरिंग आती है और उसको अपग्रेड करना चाहता है, तो उसको यहाँ पे टेलरिंग डाल के सेव एंड कंटिन्यू करके आगे चलेगा वो। ठीक है। अब यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल्स, बैंक जो आधार से लिंक होना चाहिए, ठीक है, उसके साथ उनको आधार से लिंक होना चाहिए। सॉरी, आधार से लिंक होना चाहिए। बैंक अकाउंट नंबर चाहिए, वैलिड बैंक अकाउंट नंबर चाहिए। कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर दोबारा कंफर्म करेंगे। अकाउंट होल्डर का नाम आ जाएगा। अ, जो आईएफएससी कोड है, आईएफएससी कोड डाल के सर्च बटन पे क्लिक करेंगे, बैंक का नाम और ब्रांच का नाम ऑटो फेच होके आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे एक सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म है, सेल्फ डिक्लेयर करके इसको सबमिट कर देंगे कि बैंक डिटेल्स मेरी सही है। और उसके बाद आपको एक प्रीव्यू का मिलेगा ऑप्शन कि आप अपने जो भी बेनिफिशियरी है ना, उनको अपना सारा डिटेल्स यहाँ पे प्रीव्यू करा सकते हैं। यहाँ पे जैसे ये फोटो लगी है, जो भी चीजें लगी है, आधार से उठ के यहाँ पे फोटोज और नाम सारे कुछ आ जाते हैं। आप यहाँ पे करके और इसको सबमिट करेंगे। ठीक है। अगर यहीं पे कुछ कहता है नहीं ये गड़बड़ है, तो आप बीच में एडिट की बटन है, एडिट की बटन दबा के उसको करेंगे और सबमिट करके आप आगे बढ़ेंगे। अब ठीक है। और फिर आपका जो ई श्रम का कार्ड है इसके बाद जनरेट हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक भी रुपया लगना नहीं है, किसी भी तरीके का पेमेंट इसमें नहीं होता है। अब जो जनरल क्वेरीज आती है इसमें ई श्रम में, एक बार वो ले लेते हैं, फिर हम आपसे क्वेरीज लेंगे कि इज देयर एनी चार्ज ऑफ द वर्कर हैज टू पे फॉर द न्यू रजिस्ट्रेशन इन एनडीओडब्ल्यू। तो आंसर है नो, द वर्कर डज नॉट हैव टू पे एनीथिंग फॉर अ न्यू रजिस्ट्रेशन, हाउएवर worker will pay any amount of 20 rupees in case of any updation through CSC। अगर CSC के थ्रू कोई अपडेट करवाता है तो उसका चार्ज है 20 रुपए। ठीक है। Does the UN card have some validity? It is valid for long time, लाइफ टाइम। ठीक है। ये लाइफ टाइम के लिए वैलिड है, ये कभी एक्सपायर नहीं होता है। डज द वर्कर हैव द रिन्यू द यूएन कार्ड एवरी ईयर। ये जैसे पहले बताया कि अगर कोई अपडेट आता है तो ठीक है, नहीं तो अगर कोई अपडेट नहीं आता तो उसको कोई भी अपडेट की जरूरत नहीं है। लिखा है इफ द इंफॉर्मेशन चेंजेस और एनी अदर डिटेल्स इज अपडेटेड द वर्कर मस्ट रीप्रिंट द कार्ड अगेन। हाँ, कार्ड रिप्रिंट के भी चार्जेस हैं। कार्ड रिप्रिंट का चार्जेस अगर आपके पास आता है, वो अपना डिटेल लेता है, तो आप उससे कार्ड रिप्रिंट के चार्जेस ले सकते। इज देयर एनी हेल्प डेस्क वी कैन कॉन्टेक्ट एड्रेस और ज्वाइन द क्वेरीज। तो एक हेल्प डेस्क है 14434। ये आपको एक कॉल मिल जाएगा, नहीं तो ये इस gms.isram.gov.in ये यूआरएल है, इसके थ्रू आप जाके और अपनी शिकायत दर्ज करो। सुखराम अहिरवार जी बताइए, हैंड रेस करा था आपने। प्राइमरी ऑक्यूपेशन, प्राइमरी ऑक्यूपेशन कुछ भी हो सकता है ना। जैसा बताया कि भाई मान लीजिए ऑटो चला के वो अपना घर पाल रहा है, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है, लेकिन वो फिंगरप्रिंट इशू चल रहा था। अगर L1 डिवाइसेस यूज करिए, फिंगरप्रिंट इशू नहीं चलेगा। अगर किसी का फिंगरप्रिंट इशू चलता है तो आप उसका हाथ और अंगूठा साफ करवा के और उसको फिर से लगवाइएगा और L1 डिवाइस यूज करिएगा। कारगिल लद्दाख से आपको देवृति मैडम प्रोवाइड करवा देंगी पीपीटी, उनके पास पीपीटी है। ठीक है। ओटीपी ऑप्शन के लिए कारगिल लद्दाख जी बता दिया है, कारगिल से है आप। इंश्योरेंस अमाउंट, इसमें किसी भी तरीके का अमाउंट इंश्योरेंस नहीं है, गवर्नमेंट इसमें बहुत जल्दी लाने वाली है। अभी ये फिलहाल सिर्फ डेटाबेस के लिए है। और दूसरा इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट मिलने वाला है वो ये मिलने वाला है कि गवर्नमेंट इसमें बहुत सारी जो लाभ है वो ऐड करने वाली है 2026 के बाद। जो सेलमैन है शॉप, मतलब जो सैलरीड है उसको बना सकते हैं क्या? नहीं, जिनकी सैलरी है, जो इनका कोई बताया ना कि दो तरीके की सैलरी वाले लोग हैं। एक तो ऐसे सैलरी वाले लोग हैं जो कि ऐसे सेक्टर में काम करते हैं कि जो कि अनऑर्गेनाइज भी है, और
और जैसे कोई रेडी हो गया, कोई दुकान हो गया, किसी दुकान में काम करने लगा, या किसी रेडी पे काम करने लगा, तो ऐसे लोग भी हैं। तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही गिने जाएंगे। ऐसे लोग जो कि किसी कंपनी में काम करते हैं और कंपनी के साथ साथ उनके लिए छुट्टियां निर्धारित होती हैं कि इनको ये छुट्टियां मिलनी ही है, ये लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के नहीं होते, या ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के होते हैं। हर जगह पैसे जरूरी नहीं होते नितिन जी। बात यह है कि गवर्नमेंट के पास डाटा नहीं है, बाद में ऐसे ही लोग, आप उनको बताइए कोविड के टाइम पे कौन सा पैसा उन लोगों को मिलता था। कोविड के टाइम पे भी नहीं मिलता था, लेकिन गवर्नमेंट के पास उसका डाटा भी नहीं था उनका। अगर गवर्नमेंट के पास डाटा रहता तो उन लोगों के लिए भी सुविधाएं मुहैया कराई जा सकती थी। अब गवर्नमेंट उसका डाटा बना रही है, तो जिससे कि आने वाले टाइम में कि अगर ऐसी कोई पैंडेमिक की स्थिति आती है या कोई भी ऐसी चीज आती है जो कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू उनके पास पहुंचाई जा सके। इंश्योरेंस भी है इसमें, नहीं इंश्योरेंस नहीं है, पहले था, लेकिन वो इंश्योरेंस काम का नहीं चला क्योंकि उसमें जो मॉड्यूल था वो ठीक नहीं था। गवर्नमेंट इसमें काम कर रही है डायरेक्ट इंश्योरेंस देने के लिए, और बहुत जल्दी 2026 के में जो है इसमें बहुत सारी चेंजेस आएंगे ई श्रम में। और 2026 में जब नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा, ई श्रम कार्ड जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। अच्छा, नहीं नहीं, ऐसा है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इसमें गवर्नमेंट ला रही है योजना, हजारों करोड़ की योजना है, सब चुटकी बजाते तो नहीं होती है। ठीक है कारगिल जी, तो आधा हजारों करोड़ रुपए का इसमें एक्सपेंडिचर है, तो गवर्नमेंट को थोड़ा टाइम तो लगेगा ही इसको, इसका जो पूरा प्लान है ड्राफ्ट करने में और कैसे करने में, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। 2026 के फाइनेंशियल ईयर में इसमें बहुत सारे ड्रास्टिकल चेंजेस आने वाले हैं। आई एम